गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें हम आज मानव भूगोल के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव भूगोल के उपागम। विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन आते हैं या जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागमनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन उसके पर्यावरण से संबंधित के संदर्भ में करते हैं। इसमें मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज है, जिसके कारण मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी आवश्यक है, जिसके बिना मानव समाज की संरचना को पहचानना असंभव है। इस तरह मानवीय तत्वों के विविध रूपों में अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल या भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न उपागमनों का प्रयोग किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुखता पाई जाती। पहला है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा स्थानिक विश्लेषण उपागम, तीसरा है पारिस्थितिकी उपागम, चौथा है आचरणपरक उपागम, पांचवा है कल्याणपरक उपागम। तो विद्यार्थियों, इनमें हम पहला देखते हैं ऐतिहासिक उपागम कि ऐतिहासिक उपागम क्या है। मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव एवं पर्यावरण के संबंध बदलते रहते हैं, जिसमें स्वयं मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ है तथा पर्यावरणीय घटक भी बदलते रहे। औद्योगिक क्रांति के उपरांत पारस्परिक मानव धीरे धीरे तकनीकी मानव बन गया है। मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम में मानव वातावरण के समय के साथ बदलते स्वरूप की व्याख्या करने पर बल देता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम का मतलब होता है कि पुराने समय में मानव अलग कार्य या भूगोल के साथ समायोजन करता था। अब वर्तमान समय में मानव औद्योगिक धीरे धीरे, जैसे ऐतिहासिक में हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, तो वर्तमान समय की अगर परिस्थितियों की हम भापें तो औद्योगिक क्रांति के उपरांत मानव धीरे धीरे तकनीकी मानव बन गया है। तो उसके उपागम में क्या हुआ, परिवर्तन आया है। उसके बाद में हम दूसरा देखें तो स्थानिक विश्लेषण उपागम। इस उपागम में भूतल पर मानवीय पर्यावरण के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण मानवीय जीवन शैली में स्थानिक भिन्नताएं मिलती है। इससे क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। इस उपागम द्वारा एक सांस्कृतिक तत्व जैसे जनसंख्या, ग्रह, ग्राम, नगर आदि या तत्व समूह है, कृषि, व्यापार, यातायात आदि या स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या को महत्व दिया जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक प्रकृति में मिलने वाली जीवन पद्धति की विभिन्नता के लिए प्राकृतिक कारकों की उत्तरदायिता माना जाता है, लेकिन आज तकनीकी विकास के बाद प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन, मानवीय मूल्य और मान्यताओं को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। स्थानिक विश्लेषण उपागम में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों से तथ्यों के वितरण को विश्लेषण मिलता है। यदि क्षेत्रीय विभिन्नता द्वारा पृथ्वी तल की सामान्य विशेषता है, लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्र मिलते जुलते लक्षणों वाले भी हैं जिन्हें प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन इनके दूसरे प्रदेशों में भिन्नता का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में है पारिस्थितिकी उपागम। पारिस्थितिकी उपागम का मतलब होता है इस उपागम में विभिन्न मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधता का संदर्भ मिलता है। इस तरह की मानव एवं पर्यावरणीय संबंधों को बेराज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है। पारिस्थितिकी उपागम में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलाप का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर अस्तित्व में रहता है, साथ ही वह अपने तकनीकी विकास द्वारा प्रतिफल करके प्राकृतिक दशाओं का सामना करने में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार के पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में सम्मिलित करते हैं। इस उपागम में मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना जाता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाला मानव समूह है वहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित रहता है। ये कारक पृथ्वी एवं सम्मिलित रूप में मानवीय क्रियाकलाप को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन कर एवं अनुकूलता भी करता है। मानव भूगोल में मानव वातावरण संबंधों की ऐसी
जो घटनाएं घटित होती है उनमें हम निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के उपागम भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो हमारा जो ये परिस्थितिकी उपागम था उसमें हम निश्चयवाद का तात्पर्य ये होता है कि जैसे पृथ्वी कहेगी मानव वैसे करेगा, मतलब प्रकृति सर्वे सर्वा होती है इसमें। दूसरा है संभववाद में ये कहा था कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव उनमें परिवर्तन, अनुकूलन करके, समायोजन करके भी अपना काम करता है। तीसरा आया नवनिश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा था कि रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है इसमें उन्होंने बताया कि न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और न ही मानव सर्वे सर्वा है। कभी प्रकृति हावी हो जाती है तो कभी मानव प्रकृति पे हावी हो जाता है, दोनों समायोजन करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो ऐसी घटनाएं घटित होती है वो इसमें परिस्थितिकी उपागम की विशेषताओं में हम उनको सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद में है आचारपरक उपागम। आचारपरक उपागम में मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है तथा पर्यावरण के प्रति मानवीय अवबोध कैसा है, इस तरह के अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन आदि के बारे में मानसिक क्षमता व कार्यकुशलता, पूर्व ज्ञान का महत्व है, जिसके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति संकलित होता है। इस तरह ऐसे अध्ययन में मनुष्य के निर्णयों का उसका ध्यान व पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा प्रभावित करता है। भूगोल में इस सोच के लिए ये शब्द विलियम क्रिक ने प्रदान किया था। उदाहरण के लिए एक वन क्षेत्र का मानवीय उपयोग किस रूप में हो सकता है, उसकी लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, वन्य जीव अथवा फिर उनका अस्तित्व परिस्थिति के संतुलन के लिए आवश्यक है या नहीं है, इन सभी का निर्णय मानव व्यक्तिगत सोच उसका पर्यावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी तरह किसी परिवार में कितनी संतान होगी, ये निर्णय भी व्यक्तिगत सोच और व्यवहार पर ही निर्भर करता है। ऐसी अनेक स्थितियाँ मानव जीवन में आती है और इनका अध्ययन आचरण परक कहलाता है। व्यवहार उपागम का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद में है कल्याणपरक उपागम। इस उपागम में मानव कल्याण की भावनाओं को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, अकाल, युद्ध, चिकित्सा आदि सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस उपागम का विकास 1960 के दशक के उपरांत हुआ था। सन 1970 के दशक में सामाजिक समस्याओं और सेवाओं के प्रति प्रमुख रुचि दिखाई गई थी। मानव समूह में ये सामाजिक विकास, चिंतन विकास के मार्ग में बाधाओं से अच्छी जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष है और उनमें बदलाव के संकेत है। ये उपागम एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को प्रकृति के संसाधनों पर समान स्वामित्व मिले, निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में वितरण की नीतियाँ बनी। इस प्रकार कल्याणकारी उपागम मुख्य बिंदु माना गया है। किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे मिलता है, किसका अर्थ क्या होता है। किसको का अर्थ होता है विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति। कहाँ का अर्थ होता है निवास क्रिया से संबंधित। कैसे का अर्थ होता है प्रक्रिया से। अतः मानव भूगोल में इस उपागम का विकास डेविस या स्मिथ ने ही किया था। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे आचरण परक, कल्याण परक, उसके बाद में पारिस्थितिकी उपागम, स्थानिक विश्लेषण उपागम और ऐतिहासिक उपागम। आचरण परक में विद्यार्थियों को बताया देता है कि हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमें कितनी संतान करनी है, कितने बच्चे होंगे, उसमें मेल फीमेल कितने होंगे, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। कल्याण परक में वही है कि मानवीय समस्याओं को दूर करके, गरीबी, भूखमरी मिटा करके उनका कल्याण करना, इसमें हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।